Hi, my dear children of CA Inter, May 2024. Bachu, I have come up with something really very important for you all क्योंकि I know बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी है कि हमारा एग्जैक्टली पेपर पैटर्न होने कैसे वाला है। हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, हाउ मेनी क्वेश्चंस इट्स गोइंग टू कंप्राइज, एमसीक्यू जो आए हैं वो कितने रहेंगे, उनका पैटर्न क्या होगा, कौन सा चैप्टर अराउंड कितने वेटेज का होगा। देर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड स्पेशली इन द सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट्स, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सब्जेक्ट के अंदर इतना सारा चेंज कर दिया। अकाउंट्स 1 के टॉपिक्स जो पहले हुआ करते थे, अकाउंट्स 2 के टॉपिक्स जो पहले हुआ करते थे, सीए फाइनल के कुछ टॉपिक्स, उन सबको मिक्स करके एक नई चीज परोस दी है, दैट इज एडवांस अकाउंट्स। तो teachers have been trying their best to cover every nook and corner, but ultimately जैसे ही अभी इंस्टीट्यूट ने अपना मॉक टेस्ट 1 कंडक्ट किया है, उससे वी आर एबल टू कम अप विथ लॉट ऑफ क्लैरिटी। वैसे तो जब मैं क्लास में पढ़ाई रही थी बच्चों को, तो आई हैव कवर्ड द थिंग्स एंड आई हैव गाइडेड देम इन दैट मैनर, बट येस, इंस्टीट्यूट अपना मॉक टेस्ट पेपर जैसे ही उसने रिलीज किया है, सो इट हैज एक्चुअली गिवन मच मोर क्लैरिटी। एंड क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड टू हैव दैट क्लैरिटी? सो द आंसर इज yes. Why is it yes? क्योंकि जब तुम्हारा 3 घंटे का एग्जाम होता है, मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इन द ईयर 2018 पिछली बार इंस्टीट्यूट ने रिफॉर्म लेकर आए थे और न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आई रिमेम्बर कि जब मई 2018 में बच्चों का पहला सीए फाउंडेशन का एग्जाम था, तो देयर वर सो मेनी चिल्ड्रन हु वर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि भाई मैथ्स का और इकोनॉमिक्स का 3 घंटे का नहीं, 2 घंटे का पेपर है। और बच्चों को यही लगा कि 3 घंटे का पेपर है और वो निकला 2 घंटे का, एंड सो मेनी ऑफ देम कुडंट कंप्लीट देयर पेपर। कितने सारे बच्चे एमसीक्यू था तो उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक मार्क लगा लिया था, एंड दे कुडंट डू इट इन देयर ओएमआर शीट। तो ऑफ कोर्स मार्किंग तो नहीं होगी फिर उसके बाद। तो पेपर पैटर्न इसीलिए समझना बेहद जरूरी है, ताकि आपको उस 3 घंटे में ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा क्वेश्चन कंपल्सरी है, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शनल है, किसका क्या वेटेज है। एक ब्रॉड क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट प्रेपरेशन के टाइम तुम प्रेपरेशन भी वैसे करो और 3 घंटे में तुम्हें कोई पैनिक ना हो, एकदम क्लियर रहे कौन सा कैसे मैनेज करके चलना है। तो बच्चों, आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर ईच ऑफ यू, और ये मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ सो दैट इट गिव्स यू इवन मोर क्लैरिटी। ऑल राइट, इसके अलावा इफ एनी ऑफ यू नीड एनी मोर support from my side, you can put it in the comment below. I'll try that I get back to you and serve you in the best possible manner. Also, let me update it to you कि हमारा कॉस्ट का और एफएम का रिवीजन सीरीज ऑलरेडी चल रही है, जिसके अंदर मैंने बच्चों के लिए एक सेपरेट शेड्यूल बनाया है कि सेल्फ स्टडी में कब कौन से चैप्टर करना है और मेरे साथ किस डेट पे क्या रिवीजन होगा, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई जस्ट शो यू वंस so that you have little bit of idea about it। कहाँ गया भाई? yes, so it is something like this। तो यहाँ पर dates are marked, topics are marked, बच्चे को कौन सी डेट पे क्या करना है और मेरे साथ कौन सी डेट पे what topic we are going to do। ऐसा सिस्टमैटिक शेड्यूल आई हैव गिवन टू ऑल माई चिल्ड्रन। इन केस यू वांट टू गेट बेनिफिटेड, तो मैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अटैच कर रही हूँ। यू कैन ज्वाइन द ग्रुप सो दैट यू गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। इसके साथ साथ आई टेल यू वन मोर थिंग, ऐसा मैंने बच्चों को खुद एक एक क्वेश्चन को गो थ्रू करके, इट्स नॉट कि रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दिए हो, कुछ इस तरीके का क्लियर पिक्चर दी हुई है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, उसमें भी कौन से ओरल और कौन से रिटर्न। क्योंकि भाई एंड मोमेंट पे, स्पेशली मार्च और अप्रैल जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो, इट्स इम्पॉसिबल कि इंसान पूरे क्वेश्चंस कर ले। तो अगर वो लग गया पूरे करने में, तो या तो किसी सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, या ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए लेकिन बाकी क्वेश्चंस के नंबर नहीं आए। इसीलिए मैंने हर चैप्टर के मॉड्यूल, प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपीज, क्वेश्चन पेपर्स, सारों को गो थ्रू करके जो टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं विच कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन, उसकी एक लिस्ट
चैप्टर बाय चैप्टर ऐसे बच्चों को प्रोवाइड करी है। तो इफ यू ऑल्सो वांट ऐसी कोई सपोर्ट, तो तुम वही जो मैंने तुमसे कहा टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे तुमको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस डेट पे क्या टॉपिक मैं सेल्फ में करूं, किस टॉपिक के लिए मैं मैम के साथ जूम मीटिंग या यूट्यूब के ऊपर जब जैसा सेशन हो उसको ज्वाइन करके कवर कर पाऊं। ठीक है, चलो तो हम आ जाएं उस बात पर जो है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एज अ कंफ्यूजन। तो लेट्स क्लियर इट आउट। ध्यान से सुनना, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट इट, ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे। ठीक, अभी मैं आज ले रही हूँ तुम्हारे साथ एडवांस अकाउंट्स का, दूसरे सब्जेक्ट्स का भी आई प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो एंड शेयर विथ यू। ठीक है, चलो सो लेट मी जस्ट बिगिन। सीधे हमारा जो एडवांस अकाउंट्स का पेपर है वो कितने मार्क्स का पेपर? 100 मार्क्स का पेपर, विच इज योर पेपर नंबर 1। पेपर 1 अगर अच्छा करके आए तो इंग्लिश में कहावत है कि वेल बिगान इज हाफ डन। लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो इतना सारा चेंज किया है एडवांस अकाउंट्स में, तो बच्चों की लिटरली सिट्टी बिट्टी गुल है। तो पैटर्न समझ लो, प्रेपरेशन अच्छे से करो, यू विल बी एबल टू डू वेल, चिंता कम। आ जाओ, 100 नंबर का जो ये पेपर तुम्हारा है, सबसे पहले इसके होने वाले हैं दो पार्ट्स। व्हाट आर दोस टू पार्ट्स? पार्ट 1 is going to be MCQ based. Part 2 is going to be descriptive in nature. Marks wise, I think almost everybody is clear that MCQs are going to cover 30 marks and the descriptive part of the paper is going to cover the rest 70 marks to make up your 100 marks ka paper. Okay. Now, when we come to the first part, all the questions in the first part are compulsory. So it's a compulsory section. It's not optional. 30 marks पूरा का पूरा compulsory MCQs. अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने, I personally believe they have really taken some good initiative of giving case study based MCQs. मैम आप इतना क्यों इसके अप्रिशिएट कर रहे हो? द रीजन इज, कहीं ना कहीं अगर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं तो इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट द थिंकिंग स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। और दूसरी बहुत अच्छी बात यह है कि एमसीक्यू आने से बच्चे, आपकी जो मार्किंग है वो आप ये मानिए सबके लिए स्टैंडर्डाइज मार्किंग होती है। उसके अंदर जो बच्चा बाद में कहता है कि यार अगले को शायद ज्यादा मार्क्स दे दिए, उसका एग्जामिनर चेकर बेहतर होगा, मेरे को कम मार्क्स मिले तो मेरे साथ ऐसा क्यों होना था, वो वाली प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है जैसे ही एमसीक्यूज आ जाते हैं। बिकॉज ऑप्शन ए बी सी डी सही किया है तो फुल मार्क्स, नहीं किया तो गए मार्क्स। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं इट्स गोइंग टू हेल्प चिल्ड्रन टू स्कोर व्हाट दे डिजर्व। तो वो फायदा है एमसीक्यू आने से। और केस स्टडी बेस्ड होने से इंस्टीट्यूट चेक भी अच्छे से कर पा रहा है कि क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है या नहीं। तो इसको भी बेटा ये लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मैम ये कैसा है? एक तो ये दे रहे हैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू और एक ये आपको देंगे डायरेक्ट एमसीक्यू। अब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू होने वाले हैं अराउंड 3 इन नंबर। देखो मेन जब पेपर आएगा तब और क्लैरिटी ही हो पाएगी, लेकिन एक आपको ब्रॉड आइडिया रहना चाहिए कि नियरली ये कितने केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू देने वाले हैं। सो दे आर गोइंग टू गिव 3 क्वेश्चंस एंड नाउ ईच केस स्टडी is going to be of 8 marks. So you'll have a case study and it will be broken up into 1, 2, 3 and 4 questions. तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन का इन्होंने सैंपल रखा है, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, 8 नंबर का ये बैठ रहा है एक क्वेश्चन। अब इसमें पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, लेट मी टेल यू, कि ये तुमको इसमें दे दे 1, 2, ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, और 3 ये भी 2 मार्क्स का, फिर 4 वो 1 मार्क का, और 5 वो 1 मार्क का। तो आप ये नहीं कह सकते कि 4 ही देंगे, बट मार्क्स वाइज मोस्ट प्रोबेबली हर एक एमसीक्यू इनका, एक एमसीक्यू नहीं केस स्टडी इनका 8 मार्क्स का होने वाला है, विच कैन बी ब्रोकन अप इनटू 3, 4 और 5 क्वेश्चंस बाय देम। ओके, तो ऐसे कितने केस स्टडीज आने वाले हैं? 3। तो मार्क्स वाइज देखो 8, 16 और 24 मार्क्स तो केस स्टडी के हो गए। उसके बाद आता है तुम्हारे डायरेक्ट एमसीक्यू। डायरेक्ट एमसीक्यू मतलब सीधे किसी पॉइंट पे उठा के, विदाउट एनी बिग पैराग्राफ और विदाउट एनी बिग केस। इसका ऐसा है 2-2 मार्क्स के 3 एमसीक्यूज मोस्ट प्रोबेबली। तो टोटालिटी में देखो
तो जो तुम्हारा कंपल्सरी सेक्शन है, इट इज गोइंग टू हैव 1 2 3 4 5 6 compulsory questions. These will be further broken up into maybe 3 for each, और ये एक इंडिपेंडेंट 2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे इन्होंने तुम्हारी केस स्टडी भी चेक कर ली, इससे इन्होंने तुम्हारे डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन भी देख के चेक कर लिए। इस टाइप का तुम्हारा पार्ट 1 होने वाला है। अब मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, प्लीज नोट दैट ऑल्सो, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बात ये है कि मैम क्या है, जब ये एक केस स्टडी दे रहा है तो केस के ऊपर ये बेस्ड होने वाली है। तो द आंसर इज इट कैन बी बेस्ड on accounting standard, and let me tell you, it can be based on your practical chapters. Ma'am, practical chapters as in internal reconstruction, it can be based on buyback, it can still be based on cash flow statement, it can be based on financial statements, it can be based on branch. तो प्रैक्टिकल चैप्टर भी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी, उनमें मिक्स ही ये 30 नंबर का बन रहा है। तो कंफ्यूजन ये मत रखना कि ये एएस बेस्ड ही होगा, ऐसा नहीं है। it's going to be blend of both AS also and your descriptive chapters या practical chapters, whatever you call them. तो मिक्स रहेगा, पहली बात। बात नंबर 2, इंस्टीट्यूट हर कोने से चेक करना चाह रहा है, इसीलिए ये जो केस स्टडी होगा, ऐसा मत मान लेना कि सपोजिंग एक केस स्टडी इन्होंने AS2 पे बना दी तो अब इसके जितने 2-3 क्वेश्चन होंगे ये सब AS2 पे होंगे, या इन्होंने एक केस स्टडी AS10 पे बना दी तो सारे 3-4 क्वेश्चन जो उसमें होंगे वो सब AS10 पे होंगे, नहीं। तो मैम इसमें भी क्या कुछ है कहानी? यस, ये लोग केस स्टडी ऐसे ही ड्राफ्ट कर रहे हैं और करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, जिससे वो एक केस स्टडी के थ्रू 2 से 3 एएस तक तुम्हारे टेस्ट कर ले। सो दे कैन गिव यू अ केस स्टडी जिसमें तुम्हारा AS11 भी टेस्ट हो जाए, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा AS10 भी टेस्ट हो जाए, हो सकता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम AS2 भी टेस्ट हो जाए, या फिर AS28 भी टेस्ट हो जाए, AS26 भी टेस्ट हो जाए, AS10 भी टेस्ट हो जाए, AS2 भी टेस्ट हो जाए। तो ये लोग आपको एक केस स्टडी से 2 से 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या इससे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? तो द आंसर इज नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट कॉम्प्लेक्स। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है तो आराम से हो जाएगा। एक और क्वेरी है बच्चों, कई लोगों ने ऐसा कह दिया है और बच्चे मेरे से वेरीफाई करने के लिए पूछते रहते हैं कि भाई इस बार का एडवांस अकाउंट्स का पेपर ना मोर ऑफ थ्योरी होगा, लेस ऑफ प्रैक्टिकल। ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है कि एएस का वेटेज बढ़ने से आपका जो अकाउंट्स का पेपर है इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ थ्योरी एंड लेस ऑफ प्रैक्टिकल। सो द आंसर टू दिस इज एन एब्सोल्यूट नो, नॉट एट ऑल। इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू कीप अ बैलेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट चेकिंग, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, मतलब बैलेंस होने वाला है। तो वो लोग आपसे किसी एएस के अंदर घुस के कोई बारीक पॉइंट का ट्रीटमेंट कैसे होना है वो भी पूछ सकता है, वो आपसे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी पूछ सकता है, वो आपसे एप्लीकेबिलिटी भी पूछ सकता है, बट सिर्फ इस बात पे पेपर नहीं बेस्ड होगा। एएस के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, तो वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। साथ में अगर ये 4 पार्ट्स दे रहा है केस स्टडी के, तो बेटू 3 हो सकता है प्रैक्टिकल पूछ ले, 1 थ्योरी पूछ ले, या 2 प्रैक्टिकल पूछ ले, 2 थ्योरी पूछ ले। बट लेट मी टेल यू, प्लीज ये मत सोचना कि एएस के चक्कर में पेपर फुल थियोरेटिकल बनने वाला है, ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूं तो कुछ नहीं तो 70 से 80% मिनिमम पेपर प्रैक्टिकल नेचर का ही होगा, जहां पे एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहेंगे और तुम्हारा जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं वो, और बाकी हो सकता है 10 से 20% वो एमसीक्यूज में डाल डाल के कहीं कुछ थ्योरी पूछ ले। आई होप दैट्स वेरी क्लियर टू यू। तो ये मैंने तुम्हें पूरा बताया पार्ट 1 का। अब मैं बीच में 1 मिनट पॉज लूंगी और तुम्हें ये बताऊंगी कि इफ यू फाइंड कि जो मैं कह रही हूँ दिस हैज हेल्प्ड यू, तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट इवन दे हैव क्लैरिटी अबाउट कि यार एग्जैक्टली पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है। और जब पेपर पैटर्न पता होता है ना तो हम प्रेपरेशन अकॉर्डिंगली करते हैं। तो इट्स नॉट कि एकदम से अननोन चीज हमारे सामने आ गई और 3 घंटे में हमें उसको हैंडल करना है, वो बहुत पैनिक की चीज हो जाती है। तो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक वट एवर इज कवर्ड फॉर यू, so you can acknowledge the efforts by just pressing the like button, and you make sure that if you're new to our channel, you subscribe and you press the bell icon so that any update with respect to your CA Inter, you are able to get on time. Because I make sure that I am preparing a lot of videos for my children so that they have regular update of all the important information. ठीक है?
लेट मी गेट बैक टू द सेकेंड पार्ट, पार्ट नंबर 2। भाई 100 नंबर में से 30 नंबर मैंने आपको गाइड कर दिया। अब आता है हमारा 70 मार्क्स का पार्ट। मैम ये कैसे होने वाला है, प्लीज इसको भी ध्यान से समझो। इट इज मोर और लेस जैसे पहले पूरा 100 नंबर का पेपर होता था, उसी को उन्होंने छोटू करके 70 नंबर में शिफ्ट कर दिया है। मतलब कैसे मैम, होने वाला क्या है, इसमें तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन वन will be a compulsory question. I repeat, question 1 in part 2 will be a compulsory question which will be of 14 marks. तो 20-20 नंबर के क्वेश्चन होते थे, यू माइट रिमेंबर। जिन लोगों ने पहले दिया हुआ है दे हैव एन आइडिया, 20 मार्क्स ईच होता था। जिन्होंने फाउंडेशन दिया है इन योर जून 23 और अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, यू माइट इवन रिमेंबर तुमने कैफ अकाउंट्स का पेपर, लॉ का पेपर दिया है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। इन लोगों ने क्वेश्चन कम मार्क के कर दिए और एक क्वेश्चन 14 नंबर का है। तो क्वेश्चन 1 कंपल्सरी 14 मार्क्स, देन क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5 and 6, we are going to provide you 5 questions. Out of those 5 questions you have to do any 4 of them, so you have an option, इनमें से कोई भी 4 questions you are going to do। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 14। तो जरा हिसाब लगा लो, 14 मार्क्स 4 क्वेश्चन करने हैं, सो 14 into 4 makes 56। पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का, इट बिकम्स हाउ मच, 70। तो 70 मार्क्स का ब्रेकअप ये है, 1 इज कंपल्सरी, आउट ऑफ द नेक्स्ट 5 यू हैव टू डू एनी 4 ऑफ देम। क्या ये सब क्लियर? आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस मच इज क्लियर टू यू। फिर भी कोई क्वेरी रह जाए, यू राइट इन द कमेंट एंड आई मेक श्योर दैट आई गेट बैक। अब आ रही है दूसरी इंपॉर्टेंट बात। मैम आप ये बता दो, इतना बड़ा अकाउंट्स का सिलेबस है, तो इतने बड़े सिलेबस के अंदर एग्जैक्टली किस पार्ट का क्या वेटेज है? तो मैं तुमको वेटेज का एक थोड़ा आइडिया दे रही हूँ, ध्यान से सुनना, फिर उसको कैसे तुमको करना है उसकी भी गाइडेंस दे देती हूँ, ठीक है? भाई ऐसा है कि एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक इंस्टीट्यूट ने ही बोला हुआ है, नियरली 55 से 65%, 55 से इंस्टीट्यूट का नियरली बोला हुआ है कि 55 टू 65% होने वाला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कवरेज। पूरी बात सुनना गौर से। प्रैक्टिकल चैप्टर्स जैसे कि शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, सीएफएस, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इनका 4 का वेटेज एक अप्रॉक्स 30 से 35% का है। और लास्ट जो चैप्टर आता है तुम्हारा ब्रांच, ये 5 से 10% के आसपास का वेटेज का है। इफ यू वर नॉट नोइंग दैट यू कैन नोट इट डाउन। मैं तुमको इसमें एक बात अब समझाना चाह रही हूँ। बात समझने की ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट द प्रॉब्लम इज दे आर so many in number. I am not saying कि you underestimate them. They are really valuable. They actually make the core of a chartered accountant. We stand different from the crowd. One of the important reason is accounting standards. It is we who know that what is in AS, and it is we who make sure that the companies are applying that. So yes, they are of immense importance. But मैं आपको एग्जाम स्ट्रैटेजी का अगर कहूँ, तो बच्चे इंस्टीट्यूट अच्छा खासा बड़े चैप्टर्स में से पूछ रहा है। मैं अगर तुमसे कहूँ कि भाई पासिंग के लिए पहले क्या ग्रिप में लाओ, should it be your AS or should it be your big chapters? I would say big chapters first, and definitely I'm not saying leave AS, but big chapters first, because they are few in number, though they are really tricky, very big questions, though they are few in number, but they have got a reasonable weightage to make sure that you are able to pass वो। और यहाँ से जो AS है वो आपको सपोर्ट दे देंगे, ये मेरा कहना है। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग, प्लीज डोंट मिस इंटरप्रेट कि एएस छोड़ दो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने अपनी क्लास के अंदर एक एक लाइन में घुस घुस के बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाया है एएस का। जिन पॉइंट्स पे क्वेश्चन है वो किए ही हैं, जिन पे नहीं है मैंने उनके एग्जाम्पल्स ड्राफ्ट करके समझाए हैं। तो मैंने अपने बच्चों को पूरा पढ़ाया है एंड दे आर स्टडिंग। तो उनको कुछ सेलेक्टिव नहीं करना है, उन्हें पूरा करना है। दिस इज माई ऑर्डर एंड दे हैव टू फॉलो दैट।
बट बाकी बच्चे अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, टाइम की कमी है, तो पहले बड़े चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लो और एएस जितने अधिक कर सको उतने कर लो, इतना तो कम से कम करो। मैम ये तो 30 और 35 मार्क्स के हैं, आप क्यों इतना ओवर एम्फोसाइज कर रहे हो? सुनना, शेड्यूल 3 सीएफएस बायबैक और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये नियरली इतने मार्क्स के हैं अप्रोक्स। बच्चे जब इसमें इधर एएस में से अमालगमेशन जुड़ जाता है और इधर एएस में से कंसोलिडेशन जुड़ जाता है, तो मैं ये बता दूं कि ये एक कुछ नहीं तो तकरीबन 40 मार्क्स के आसपास का कवरेज दे रहा है। और ब्रांच मिला लो तो आराम से 45 से 50 मार्क्स का कवरेज दे रहा है। 45 टू 50 मार्क्स मिनिमम कह रही हूं मैं तुमसे। अब इतना अगर अच्छे से हो गया है तो आप मानिए मेजर चंक फॉर पासिंग तो कवर हो गया, और बचा कुचा सपोर्ट एएस से मिल जाएगा। समझे? एएस से शुरुआत करते हो तो इतने सारे एएस हैं, और कौन सा वाला पूछा जाए तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एएस कमिंग इज लोअर बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच चैप्टर इज कमिंग इज हायर। तो थोड़ा उसमें दिमाग लगा के मैं ये बात तुम्हें बता रही हूँ, तो इस हिसाब से यू कैन वर्क। ठीक है? उसके अलावा अगर कोई बात तुम्हें मुझसे पूछनी हो तो आई एम देयर। I hope this was quite helpful for you. If it was, don't forget writing your feeling, your way of expressing, जो भी तुम्हें लगे, through the comment section. All right? Take care of yourself. You are there in my prayers. भले ही तुम मेरे student हो या ना हो, but I really pray to God that all those children who are putting in really serious efforts, may they be rewarded with the best possible result in their May 2024 attempt. God bless you all. Take care, Bachu. Bye bye.